दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जीएस की क्लास में बात करते हैं प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो बची हुई बातें हैं वो पूरी करनी है। क्या पढ़ा था? मैंने बताया सिंधु घाटी की सभ्यता का जो टाइटल है, कुछ लोग उसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, विशेषकर जॉन मार्शल, जो कि सिंधु उनकी सारी नदियों के किनारे किनारे स्थापित। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला स्थल है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला प्लेस हड़प्पा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहलाती है, पेयर कैपिटल। ठीक, बाकी जो से बातें थी, कौन कौन से स्थल खोजे गए, कौन से स्थल किस नदी के किनारे हैं, उनकी क्या लोकेशन है, तो ये सारी बातें कल हो चुकी थी। आप क्लास चेक कर लीजिए। तो कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण थोड़ा सा क्लास लेट हो गया, लेकिन आज हम इसको पूरा करके हटेंगे और उम्मीद है टाइम से पहले ही हो जाएगा। अगली मुलाकात में आपको पढ़ाएंगे वैदिक सभ्यता और उसी के आधार पर 16 जनपद जैन और बौद्ध का तुलनात्मक विवेचन। तो आज शुरू करते हैं। प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं, क्या उनमें ऐसा है जो खास है। आपने पढ़ा था ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी जिसकी लिपि को अभी अब तक हम नहीं पढ़ सके। नगरीय सभ्यता थी, मात्र सटात्मक सभ्यता ये मानी जाती है। तो स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोंदड़ो, बनवाली, कालीबंगा ये ऐसे स्थान हैं जहाँ से इस सभ्यता के अधिक से अधिक उत्खनन हुए और पुरातात्विक अवशेष मिले, चाहे वो मोहरे हों, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, चाहे अवशेष हो, चाहे अस्थियां हों या उनके महल या आवास। इसी कड़ी में सबसे पहले शुरू करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हमें सबसे पहले मिलते हैं 12 अन्नागार। अन्नागार ये सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन वो है मोहनजोदड़ो की अन्नागार। लेकिन यहाँ पर दो रो मिलती हैं। ये 12 अन्नागार में दो पंक्तियाँ हैं, यानी दो रो हैं, और 1 2 3 4 5 6 इधर है। 1 2 3 4 5 6 एक तरफ, 6 एक तरफ। इस तरीके से 12 अन्नागार। बाकी राजेश कुमार, शांतिपाल, आकांक्षा तिवारी, सबका स्वागत है। कपड़ा सभ्यता में अगला है कब्रिस्तान, जिसको R37 का नाम दिया जाता है। कब्र ग्राह भी लिख सकते हैं, जहाँ कब्रों को दफनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता का एक पौधा मिला है। एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें महिला है जिसकी नाभि से एक प्लांट निकल रहा है। तो ये बताता है कि मात्र सतात्मक सत्ता क्या चलती थी, मदर बेस सोसाइटी थी, और माँ उर्वरता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए मात्र पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो प्लांट ऑफ फर्टिलिटी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा लेबर हाउस, श्रमिक आवास मिलते हैं।
कड़ी में दो टीले मिलते हैं। एक टीला ये है, एक टीला जो पश्चिम में है, एक पूर्व में है। जो पश्चिम में है इसको दुर्ग टीला कहते हैं, और ये नगर टीला। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि उस सभ्यता में दुर्ग से पश्चिम तरफ थे, नगरों का जो क्षेत्र था पूर्व की तरफ था। इस तरीके से, और जो दुर्ग टीला है उसको माउंट एबी कहा जाता है। इसके द्वारा व्हीलर के द्वारा, व्हीलर ने इसको माउंट एबी का नाम दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कब्रिस्तान को R37 कहते हैं, वैसे दुर्ग टीला जो है आपका ये पूछा जाता है दुर्ग टीला किस दिशा में है, तो ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है। दुर्ग टीला में संभ्रांत नागरिक रहते थे। ये लगभग हड़प्पा में था, ये लगभग मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो मूवी आपने देखी थी, उसमें देखा होगा कि जो संभ्रांत लोग, जो नगर के कुलीन लोग थे, उनका किला ऊंचाई पे था। निचले हिस्से में आम जनता रहती, सुरक्षा के लिए उनको बाल से कवर कर दिया जाता था। तो ये प्रमाण हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों में मिलते हैं। दोनों ही सभ्यता के उस समय की मेट्रो सिटी रहे होंगे। दोनों जुड़वा राजधानियाँ कहलाती हैं। ये पॉइंट है हड़प्पा से। तो इस तरीके से दो चार पॉइंट बनाते चलेंगे। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी कड़ी में अब आते हैं मोहनजोदड़ो। कल हमने बताया था कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, कि पंजाब प्रांत में है, कि बलूचिस्तान में है। ये सारी बातें मैंने कल की क्लास में क्लियर भी कर दी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। मटकों का टीला। किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए तो ये सारी चीजें थी, इसीलिए सिनेमा में, मूवी में सबको दिखाया गया। व्यक्ति को जिंदा ही बांध के टांग दिया जाता था। धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट हो जाता था और ऐसे ही हाड़ मांस बचता था, चील कौवे शरीर को खा लेते थे। ये यात्रा देने का एक दुर्गम जंगली तरीका था। और मोहनजोदड़ो में ऐसे सैंपल मिले हैं और उसको बाकायदा सिनेमा में दिखाया गया। क्योंकि लिपि का हमें कोई प्रमाण मिलता नहीं, साहित्य कोई है नहीं। जो कुछ भी उस सभ्यता के बारे में हमने जाना और समझा, तो मोहरों से और इन्हीं वस्तुओं से जाना। तो एक हमने फेडनेस की कहानी बनाई, उसी के आधार पर हमने उस इतिहास को समझने की कोशिश की कि क्या था, क्या हुआ होगा। एक संभावना के आधार पर हमने उस सभ्यता को समझा। बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है द ग्रेट बाथ। इसे बाकायदा सीढ़ियाँ होती थी, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। ऐसे ही बृहद अन्नागार। देखिए, अन्नागार हड़प्पा में भी है, अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी है। हड़प्पा में 12 मिले हैं, 2 रो हैं 6-6।
यहाँ का जो नगार है वो एक है और इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ा मोनूमेंट्स है नगार। एक डांसिंग वुमेन मिलती है, एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल कह सकते हैं इंग्लिश में। इसका एक हाथ कमर पे है, एक हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ पहने हैं। जब मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी में बाढ़ आती है तो वो डांसिंग गर्ल भी डूबती हुई जाती है, ये दिखाया गया। तो ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल एक कांसे की नृत्य करती हुई महिला के प्रमाण। इसके अलावा महाविद्यालय भवन, सभी आवास हड़प्पा सभ्यता में महाविद्यालय भवन के प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ा के अवशेष मिलते हैं। एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति मिलती है। इसके चेहरे पर शेविंग है और आंखें बंद हैं, ध्यान थर्ड आई पर है। स्टेचू ऑफ ए योगी। पशुपति सिंह की एक मोहर पर इमेज मिलती है, आकृति मिलती है। जिनको आद्य शिव कहा जाता है मार्शल के द्वारा। अभी जो धार्मिक पॉइंट बताएंगे तो उसमें बताएंगे इनके दोनों तरफ दो जानवर हैं, कौन है राइट में कौन है लेफ्ट में, तो उसके थोड़ा सा अंधेरा कर मेरी तरह स्वागत है, आलोक रंजन स्वागत है। मोहनजोदड़ो से हाथी दांत मिलता है और घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। इतने पॉइंट है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा भी हो गया, मोहनजोदड़ो भी हो गया। अब आते हैं कालीबंगा और लोथल की तरफ। कालीबंगा और साथ ही में हम लिख देते हैं इसी के साथ लोथल, क्योंकि कुछ बातें दोनों में कॉमन है, अलग अलग। कालीबंगा की खास बात यह है कि यहाँ पर एक
ग्रामीण सभ्यता के कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसे नगरों के किनारे जैसे नगर खत्म होते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए माना जाता है कि कालीबंगा में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। जल निकासी की उतनी बेहतर व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिलती। जुते हुए खेत मिलते हैं, युग समाधियाँ मिलती हैं। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत, कच्ची ईंटों के मकान, युग समाधियाँ, यानी लोगों को, 2-3 लोगों को एक साथ दफनाया गया, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। अग्निवेदिका, अग्निकुंड बहुत फेमस पॉइंट है। जैसे ये वाला जुते हुए खेत, युग समाधियाँ, अग्निवेदिकाएं, ये खूब पूछा जाता है। लोथल में अगर आते हैं सेम, यहाँ भी अग्निवेदिकाएं मिलती, युग समाधियाँ मिलती। दो बातें दोनों में कॉमन है। बाकी लोथल में एक पत्तन मिलता है, फोर्ट मिलता है, बंदरगाह मिलता है, गोलीवाड़ा मिलता है। बताता है कि पश्चिम मध्य एशिया में भारत के साथ व्यापारिक संबंध रहे हुए। लोथल में ही धान की भूसी मिलती है, जो बताती है कि यहाँ पर चावल की खेती, धान खेती होती होगी और चावल का प्रयोग हम खाने में करते हैं। लोथल में ही घोड़े की एक मूर्ति मिलती है, स्टैचू ऑफ हॉर्स। तो इस तरीके से 2-2, 4-4 पॉइंट जो भी मिलते जाए वो लेते जाए। चार हो गए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बनवाली, चौंदड़ो, अभी कहाँ पर है, इनके क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ें वो क्लियर है। सुरकोटड़ा, इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं है, इसलिए अपने एक पेज में इनको रखने की कोशिश। कालीबंगा में जहाँ जुते हुए खेत मिलते हैं, वहीं बनवाली में और खेत हल से जोतते हैं। खेत आएगा कालीबंगा में और हल आएगा बनवाली में। बनवाल यानी हल, हल की एक आकृति मिली है, यानी हल है, यानी अगर हल है तो बनवाली है, खेत है, अब जुता हो या ना जुता हो बात की बात, खेत है तो कालीबंगा है। ऐसा ना हो एग्जाम में हल चला जाए काली से मिलने, खेत चला जाए बनवाली से, तो हल बनवाली, हाला बाला। तो वैसे भी खेत है कालीबंगा, काली नदी के किनारे से। तो बनवाली में
हल की आकृति भी। चौधरी की खास बात है, यहाँ पर मन का लोग पहनते थे और मुहर निर्माण केंद्र था। चौंदड़ो औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से काफी फेमस रहा होगा, क्योंकि यहाँ मन का मुहर मुद्रा निर्माण केंद्र प्रमाण सुरकोदड़ा मिलती हैं घोड़े की अस्थियां। घोड़े की अस्थियां ये बात हो गई। कुछ लोग और भी साथ में जुड़े हैं, शायद नाम है सन्नू मौर्य, स्वागत है। रितु सिंह का स्वागत है। गोविंद राम भी आ चुके हैं, स्वागत है। ठीक, तो आते रहिए। जो ऐसा ना आप लोग आए और बाकी जो आ चुके हैं वो चले जाएं। तो क्लास लेते समय नाम पढ़ने में दिक्कत थोड़ी हो रही थी, मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है नीचे की तरफ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं, तो हो गया समान डाटा। इनकी अन्य विशेषताओं में जैसे नगर नियोजन, राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए नया पेज लेते हैं। समय बचाने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से कम से कम 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे नगर नियोजन, राजनीतिक स्थिति क्या थी, और सामाजिक स्थिति। इसके बाद आते हैं धार्मिक और आर्थिक। आप सब जानते हैं, जब आप पहली सभ्यता पढ़ेंगे तो दोनों सभ्यताओं के बीच में एक अंतर हम लेके चलेंगे। फिलहाल ओरल आपको समझा देता हूँ। भारत की जो मेन सिविलाइजेशन थी वो इंडस सिविलाइजेशन, एक नगरीय सभ्यता थी। इनका आय का स्रोत था व्यापार। सभ्यता के जो फाउंडर थे, जो भी हम, वो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, साहूकार थे, वो व्यापार करते थे। वही सभ्यता के मास्टर थे। सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता आती है तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, और उसका मेन स्रोत था कृषि और पशुपालन। सिंधु सभ्यता जहाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, जो पेट्रियार्कल थी, जबकि आर्य सभ्यता पेट्रियार्कल थी, पितृ सत्तात्मक, पिता ही घर का सर्वे सर्वा था। ये कुछ सामाजिक समीकरण दोनों में मिलते हैं। इसलिए इस सभ्यता में था। बाकी रही बात नगर नियोजन की, तो आप जानते हैं कि इस सभ्यता में जो बेस था वो था ग्रिड सिस्टम। इसका जो आधार है
ग्रिड सिस्टम यानी जाल पद्धति। सड़कों का इस तरीके से जाल बना हुआ था। ये सड़कें सबकोर पे कटती थी, चौराहे बने होते थे, जैसे आज आप किसी महानगर में देखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। दोनों तरफ पक्की नालियाँ थी, नालियों के ऊपर कवरिंग थी। आज जैसे हाईवे बनते हैं और जाली लगाई जाती थी, जैसे पानी साफ होता है। बेहतर तो नगर में अगर जल निकास प्रणाली बेहतर नहीं है, नगर की स्थिति बड़ी बदतर हो जाती है। दिल्ली जैसे शहर में ड्रेनेज सिस्टम फेल है। अगर 2 घंटा अच्छे तरीके से पानी बरस जाए तो दिल्ली में नदी ऐसी स्थिति बन जाएगी और नाव चलेगी। वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ नदियाँ ब्लॉक हो जाती। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता जो इतनी हजार पुरानी थी, वहाँ बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम ज़बरदस्त था और मकान को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था। जो ईंटों का जो स्टैंडर्ड साइज़ है 4:2:1 मिलता है। कालीबंगा और में रंगपुर में कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है। आज भी आप मकान बनाते हैं शहरों में या गांव में, जिनका रेशियो अनुपात ईंट का 4:2:1 लंबाई चौड़ाई और ये इसका एक अनुपात आइडियल। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट मिलेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था, ये सभ्यता वणिक या व्यापारी वर्ग द्वारा शासित, इसके शासक थे व्यापारी वर्ग। इसलिए ये एक नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन, जिसका आधार था व्यापार, पैसा कमाना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग थोड़ा लिख भी रहे होंगे, बिना उसके कोई फायदा नहीं। समाज था मात्र सत्तात्मक, माता समाज की प्रधान। हड़प्पा सभ्यता से उर्वरता का पौधा ये साफ साफ बताता है कि मत पूजा यहाँ होती। ये सभ्यता के कुछ प्रमाण। अब आते धार्मिक और आर्थिक, इसके पेज चेंज कर देते हैं। यहाँ की धार्मिक जीवन कैसा था, हेडिंग रखेंगे वही, पॉइंट वही बताना चाहेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो धार्मिक जीवन में मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में होती थी मात्र पूजा, जिसको उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। जन्म माँ देती है बच्चे को, इसलिए वो जननी है। शिव, पशुपति शिव मोहनजोदड़ो से मोहर पर पशुपति शिव के प्रमाण मिले मोहनजोदड़ो से। और एक योगी
ध्यान की मुद्रा में, इनके सिर पर 3 इस तरीके से कुगुण है जो ध्यान की मुद्रा में इस तरीके से मान लीजिए पद्मासन की मुद्रा में, और नीचे मोहर पर 4 एनिमल, 1 2 3 और 4। ये पूछा जाता है कौन किस साइड में है, जबकि ये ऐसे हैं तो राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो एनिमल मिलते हैं पूछे जाते हैं, ऐसा और गहरा। दोनों में ए की मात्रा है, ए गै हाँ। भूल जाए तो आप कोडिंग करना। साम दाम दंड भेद युद्ध में जैसे सब जायज़ है, प्यार में सब जायज़ है, सिलेक्शन में भी सब जायज़ है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण कह सकते हैं अश्वत्थामा मारा गया, किंतु धीरे बोल दिए, बोला तो था लेकिन झूठ भी नहीं बोले, धीरे बोले, बस खुद असंग हो जा दिया। तो वो गाने मेरा बेटा मर गया, तो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। क्योंकि लेफ्ट हैंड में हाथी, टाइगर, हाथी, बाघ और 2 हिरन भी रही गए, 2 हिरन भी हैं, मैं इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। राइट हैंड में 2 हैं, लेफ्ट हैंड में 4। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वहाँ नहीं है, गाय नहीं है, गैड़ा है, भैंसा है, हाथी है, बाघ है, हिरन है, वो भी 2 ध्यान रखिए। और इन्हीं को आद्य शिव कहा है मार्शल जी के द्वारा। शिव पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो अपने तरीके से बना लीजिएगा। मंदिर के प्रमाण भी नहीं मिलते, क्योंकि वो जानते गुप्त काल में आते आते मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी मूर्ति पूजा के भी प्रमाण खुलकर नहीं मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें मोहरों के रूप में। तो धार्मिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है पशुपति शिव का होना, उनके साथ उनके जानवरों के साथ जो प्रतीक है उनका होना। तो इस तरीके से जहाँ से कुछ सब उठते हैं उन्हीं को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक में कौन कौन सी फसलें थी जो इसमें चलती थी। क्रॉप्स की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता में आज की अगर बात की जाए तो रबी की फसल सबसे ज़्यादा होती है, गेहूँ, जौ, सरसों। और जो ये सभ्यता यूपी और गुजरात तक थी तो चावल भी होता था। आज भी रबी की फसल जो होती है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। इसलिए जो इसमें की फसलें थी, क्रॉप्स, उसमें थी मुख्यतः बेसिकली रबी क्रॉप्स।
ये रबी जोन में आता है क्षेत्र, इसमें गेहूँ और जौ मुख्य फसल। इसके अलावा चावल, भूसी चावल के प्रमाण रंग लोथल से मिले हैं, चावल खाए। कपास को सबसे पहले उत्पादन करने का श्रेय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को कहा जाता है। और कपास को सिंडोन कहते थे, जो सिंधु नदी से बना है। तो कपास के उत्पादन का प्रथम श्रेय, फर्स्ट योगदान या योगदान इम्पोर्टेंस सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। आप और इसको ले सकते हैं कि सभ्यता में ही सबसे पहले कपास का उत्पादन शुरू हुआ। फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और सिंडोन बोलते थे कपास को, जो बनता है सिंधु से। ये सिंधु से हिंदुस्तान, इसी से बनता है हिंदुस्तान। ऐसे सिंडोन नाम पड़ा सिंधु नदी के नाम से। गाय के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, कोई इमेज नहीं मिलते हैं। आगे नो एनी इमेज ऑफ काउ। घोड़ा बहुत खास है। इसके साथ एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह से मिले। कहाँ से? आपको मैंने बताया था, मोहनजोदड़ो, लोथल और सुरकोदड़ा। मोहन, लोथल और सुरकोदड़ा। कहीं मूर्ति मिली, कहीं हस्तियाँ मिली, कहीं घोड़ा मिला। 3 जगह। करेंसी कॉइन उसमें थी नहीं, व्यापार का माध्यम था वस्तु। तो इसी में हम एक छोटी रीडिंग डाल देते हैं, व्यापार। वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। व्यापार का जो मीडियम था, माध्यम, वो था वस्तु विनिमय। लोथल का बंदरगाह साफ साफ बताता है, वहाँ पर फारस की सेल मिली, क्योंकि ये बताता है कि फारस में पर्सिया खाड़ी के पास, ईरान की खाड़ी के पास भारत के व्यापार होते थे। इस आधार पर जो इसलिए व्यापार होता था वो अफगानिस्तान, ईरान के बीच होता था। और ट्रेड, वाटर ट्रेड जो होता था वो मकरान से होता था। बहरीन आइसलैंड एक जंक्शन माना जाता है इंडिया का और बाकी के देशों का। लैंड ट्रेड और वाटर ट्रेड, इसलिए व्यापार, क्योंकि अफगानिस्तान कोई किनारा नहीं है, तो यहाँ व्यापार लैंड से होता था और ईरान से। जबकि स्त्री व्यापार, सागरी व्यापार मकरान से होता था। बहरीन
दी जैसे रेलवे जंक्शन में आप देखते हैं कि उसका वहाँ पर अलग अलग जगह की ट्रेनें आकर के मिलती हैं और कई हाईवे आपस में जुड़ते हैं, वहीं से हम कई स्थानों को जा सकते हैं। तो मरीन आइलैंड ए जंक्शन ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पर कई देशों के व्यापारी आते थे, इसलिए ये व्यापार के लिए फॉर ट्रेड एक जंक्शन स्थल के रूप में या जंक्शन के रूप में तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम का अधिक से अधिक प्रयोग करें, लेकिन कभी कभी हम भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में उतने फिट नहीं होते। जो साइकिल है, दो चक्कर का भारी नहीं ले सकते। जंक्शन को हम आज अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसलिए अपने हिसाब से इसको आप मैनेज कर लीजिए। क्लास में आते रहें और वो पासपोर्ट टॉपिक चल रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा ना हो जब तक आप सोचेंगे तब तक चीज़ें और आगे बढ़ जाएंगी। फिर लाइव क्लास का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जब आप लाइव नहीं पढ़ पाते, रिकॉर्ड पता नहीं पढ़ा जब तक सोचेंगे तब तो और आ जाएंगे। फिर यही होगा कि देख लेंगे एग्जाम के समय, तब नहीं हो पाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर दिन एक नया शेड्यूल होता है। उसके लिए अपना टाइम जो भी आप करते हैं करते रहें, लेकिन 30, 40, 50 मिनट जो भी हैं वो जरूर निकाल लें और ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करें। अब किस देश से किसका आयात होता था, कहाँ से क्या मंगाया जाता था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। बेसिकली देखा जाता है ईरान और अफगानिस्तान ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ों का आयात होता था। तो वो भी आइए मैं जोड़ देता हूँ उसमें। लगभग हम किनारे की तरफ खड़े हैं। आयात, यहाँ पर गुड्स, यहाँ पर स्थल या देश। टिन, चांदी, फिरोजा, शीशा। टिन, चांदी, शीशा, सका और फिरोजा। बुक्स में ये आगे पीछे हैं, हमने इनको एक साथ कर दिया जिससे आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ये चारों ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, स्थलीय मार्ग से। तो इनसे व्यापार लैंड रूट से होता, पड़ोस में पड़ते थे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा। सोना की बात करें तो फारस और अफगानिस्तान यहाँ भी रहे, यानी आपका दिमाग काम ना करे और व्यापार बाजार में दे दिया जाए और अफगानिस्तान ऑप्शन दिया, 90% आपके आंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लाजवर्द अफगानिस्तान। इनका सबका इस्तेमाल सौंदर्य में, व्यापार में, मानव जीवन में अलग अलग तरीके से किया जाता था। हाँ, एक प्लेस जो सबसे अलग है वो है तावा। ध्यान देता हूँ, तावा आता था बलूचिस्तान से और भारत में
आज भी जहाँ से आता है खेतड़ी राजस्थान से। भारत में सबसे बड़ी माइन है खेतड़ी राजस्थान। ये हो गया व्यापार। अब आते हैं चलते चलते। कोई भी सभ्यता हो, अच्छी हो चाहे खराब, मुगल हो चाहे मौर्य है, जो आया है वो जाएगा। समाज क्या है? सभ्यताओं के उत्थान और पतन का एक क्रम है। सभ्यताएं आती हैं, चली जाती हैं, उन्हीं के अवशेषों पर एक नई सभ्यता विकसित होती है। और हम इनको आज पढ़ते हैं। अब सोचिए, जब मुगल काल रहा होगा, मौर्य काल रहा होगा, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने नहीं सोचा होगा कि आगे ये सब होगा, क्योंकि 400 साल तक वो रहे। बाबर 1526 और इधर 1707, कई पीढ़ियाँ उनकी निकली, लेकिन उनको जाना था। आज 2024 में मुगल काल का मूल्यांकन करते हैं। 2024 चल रहा है। आने वाले 100 साल के बाद, 150 साल के बाद जो जनरेशन होगी वो आज के इस समाज का मूल्यांकन करेगी कि 2024 में एक सर थे, वो पढ़ाते थे, एक नीरज सर थे और मोदी जी थे। तब तक कोई दूसरा आएगा। तो यही है, जब एक समय चाणक्य प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी प्रधानमंत्री। आने वाले 100 साल में देखिए कितने आते हैं और कितने जाते हैं। देश रहेगा, समाज रहेगा, तो प्रशासन भी रहेगा, नियम कानून बदलते रहेंगे, लेकिन चीज़ें लगभग एक जैसी हैं। तो अब आता है इस सप्ताह का अंत कैसे। एक प्रश्न से पूछा जाता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हैं, उन्हीं व्यू से एक क्वेश्चन कभी कभी मैचिंग से आ जाता है या डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। सप्ताह का पता, एक तरफ कारण, एक तरफ उनके समर्थन, उसके बाद सिंध सप्ताह से आपको मुक्त करने काम का है बता दें। अगर आपने संभाल लिया, सुरक्षित कर लिया, तो इसी पर आप अपने हिसाब से 2-4 पॉइंट और मिले तो जोड़ दें। सबसे महत्वपूर्ण जो कांड माना जाता है वो आर्यों का आक्रमण, अटैक ऑफ आर्यन, और मिस्टर व्हीलर इसको मानने वाले सबसे प्रमुख विद्वान, क्योंकि आर्यों का अटैक हुआ था, एक अच्छी सभ्यता बर्बाद हुई। और एक नाम इसके साथ और है, गॉर्डन चाइल्ड का। गॉर्डन चाइल्ड उसी समय बाढ़ भी आई थी, मूवी आपने देखी होगी। बाढ़ आई थी, लेकिन उस मूवी में आर्यों का अटैक नहीं दिखाया गया। बाढ़ आई थी, बाढ़ क्यों आई थी इसके पीछे वजह भी आपको पता होगी, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसका मूवी देख लें। कुछ लोग कहते हैं सिद्धांतवादी, सर मूवी सिनेमा में नहीं देखता हूँ, ये महापाप है, तो ये उनके लिए भी बताना जरूरी है। सिनेमा और साहित्य समाज की दर्पण है, तो ये भी सीखने का एक जरिया है। मनोरंजन तो होता ही है, साथ में सीखने को मिलता है। अब ये नहीं करें कि आप आयरी गहरी कोई मूवी देखो जिसमें कोई मैसेज हो, आप उसको देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की कई मूवी है, तो आप देखिए। मोहनजोदड़ो में गाना वगैरह तो मनोरंजन के लिए, लेकिन जो स्टोरी है का जो बेस है वो आप देखिए। उस मूवी में बाढ़ आने के पीछे वजह जो थी वो बताई गई, जो इतिहास की किताबों में मिलती। क्या है? तो जहाँ पर सिंधु नदी बहती थी उसके निचले हिस्से में, जहाँ पर पानी का बहाव था, वहाँ पर सोने की चांदी की कुछ माइल्स मिलती, प्रमाण मिले कि उसके नीचे सोना की खदानें हैं। तो हम सोना चांदी बदख्शा, अफगानिस्तान और ईरान, भारत से मंगाते थे। व्यापारी थे, व्यापारी का बढ़िया वर्ग था, तो पैसा जितना मिले उतना अच्छा, क्योंकि व्यापारिक बड़ी व्यवस्था ही थी ये, जो व्यापार की दम पे चलती थी, पैसा जितना मिलेगा उतना बेहतर। तो अब नदी को क्या किया जाए, तो प्लान ये हुआ कि डैम बना दिया जाए, बांध। और सिंधु नदी बांध से जो पानी है उसकी धारा मुड़ जाएगी, वो दूसरे रास्ते से निकलेगी। लेकिन पानी का बहाव नेचुरल होता है, पंछी, नदियाँ और पवन के झोंके कोई सरहद ना इनको रोके। लेकिन उस सभ्यता के लोगों ने यही गलती कर दी, ज़्यादा लाव के चक्कर में डैम बना दिया। ऐसा होने से जो पानी का जो स्तर था बढ़ गया, वो पानी नगर के अंदर आ गया। और नगर के जब अंदर आएगा, उस नदी का बहाव कितना तेज, उसी बहाव में सब बह गए, ना माया मिली ना राम।
और फिर इसी तरीके से जो लोग बचे थे वो धीरे धीरे गंगा नदी के किनारे आए। उसी समय आरों ने भी अटैक कर दिया घोड़ों से आके, तो दौड़ा दौड़ा के उन्होंने भी मारा। जो बच गए वो अनार बन गए, जिनको शूद्र कह दिया गया, और जो रह गए उत्तर वैदिक काल में करते करते दक्षिण भारत आ जाते हैं और द्रविड़ संस्कृति को बचा ले जाते हैं। तो ले देकर के बाढ़ को मानने वाले हैं मार्शल और मैकी, जिन्होंने कहा इस सभ्यता का अंत बाढ़ से। मार्शल और मैकी दोनों में मामा की सीरीज है। बाढ़ एक प्राकृतिक समस्या थी, हुआ भी इसी में एक नया वर्ड दे दिया, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स, एक प्राकृतिक आपदा थी। और कैनेडी ने इसके कारण ये सभ्यता समाप्त। इधर मौसम परिवर्तन भी होने लगा था, मानसून भारत का थोड़ा सा रूठ गया था, कई दशकों से उतनी वर्षा नहीं होती थी जितनी होनी चाहिए, जिसके कारण रबी की खेती प्रभावित हो रही थी। तो कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी इसका एक रीजन है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। जलवायु परिवर्तन में जो नाम आता है वो है स्टाइन का और घोष का। ऑप्शन एग्जाम में 4 आते हैं, हमने भी आपको 4 दे दिए। सुरक्षा के लिए एक और है, चलिए चाहे रखिए, बहुत मतलब रखे हैं, ये आना होगा, इतने में से आपको मिल जाएगा। आपके लिए ऊपर के 2 ही बहुत है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया वो आरओ का अटैक पूछा गया, व्हीलर चाइल्ड, व्हीलर चाइल्ड। ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उम्मीद करते हैं बात कुछ पल्ले बड़ी हो। अगली मुलाकात में आपसे मिलेंगे यूनिवर्सिटी के शेड्यूल में।